नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का नॉलेज गुरु 1602 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूपी टेट को और सी टेट को मद्देनज़र रखते हुए यह पर्यावरण की महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की श्रृंखला है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे उड़ा दो यूपी टेट की धज्जियाँ। जी हाँ, यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में हूबहू देखने को भी मिलेंगे। दोस्तों, विश्वास रखिए और अध्ययन कीजिए। और यदि हमारा चैनल अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों, आज की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, यहाँ पर हम व्याख्या न करते हुए निरंतर प्रश्न और उत्तर देखते चलेंगे। व्याख्या की श्रृंखला जो रहेगी जब हम विस्तार से पढ़ेंगे तब। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। हरित क्रांति विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन हैं? दोस्तों, हरित क्रांति ग्रीन डेवलपमेंट, हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट एक पुस्तक है, उसके लेखक हैं WM एडम्स। सूर्य किरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो दोस्तों, सूर्यों की किरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में होती है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर में है। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था। पृथ्वी के चारों ओर वायु के समूह को क्या कहते हैं? दोस्तों, देशों नहीं है, यहाँ पर वायु है। तो पृथ्वी के चारों ओर वायु के समूह को क्या कहते हैं? वायुमंडल। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। नोबल गैस में कौन सी गैस वायु में नहीं पाई जाती है? तो नोबल गैस में रेडॉन गैस जो है वो वायु में नहीं पाई जाती है। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह है नाइट्रोजन। तो दोस्तों, नाइट्रोजन में 78%, हवा में नाइट्रोजन की 78% मात्रा होती है। ठीक है दोस्तों, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? तो दोस्तों, यदि वनस्पति समाप्त हो जाएंगी तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है। दोस्तों, यहाँ पर मिस्टेक हो चुकी है। UNEP यहाँ पर होगा UNEP का मुख्यालय नैरोबी में है। कहाँ पर है दोस्तों? नैरोबी में। अपक्षय का विचार संबंधित है, अर्थात कह सकते हैं अपक्षय किसे कहते हैं? तो एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है उसे अपक्षय कहा जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। दोस्तों, जेनोवा नहीं, जेनेवा में है। ठीक है दोस्तों, जेनेवा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। कहाँ पर दोस्तों? एम्स्टर्डम में। EPA का पूर्ण रूप क्या होगा? तो EPA का पूर्ण रूप है E यानी एनवायरमेंटल, P यानी प्रोटेक्शन और A यानी एजेंसी। NEA का पूर्ण रूप क्या होगा? तो दोस्तों, NEA का पूर्ण रूप है नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। दोस्तों, पूछे हुए प्रश्न हैं, आप जरूर इनको 1-2 बार देख लेना, आपको अपने आप याद हो जाएंगे। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। वह भारतीय उत्पाद जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं उनको इको मार्क दिया जाता है। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है। दोस्तों, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने इको मार्क क्या किया है? आरंभ किया है। दोस्तों, धारणी नहीं है, धारणीय। धारणीय कृषि का अर्थ क्या होता है? धारणीय कृषि से तात्पर्य होता है
भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता जो है वह अक्षुण्ण बनी रहे, उसकी गुणवत्ता का कभी नाश न हो, अक्षुण्ण गुणवत्ता बनी रहे। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। दोस्तों, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक मासानोबु फुकुओका है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण धारणीय करने के लिए आवश्यक भूमि को पारिस्थितिकी पदछाप कहा जाता है। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी की सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? तो दोस्तों, सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र जो है वह पृथ्वी की सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण वनोन्मूलन है। पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, याद रखना, प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है। पारिस्थितिकी का जनक अर्नेस्ट हेकल हैं और पारिस्थितिकी तंत्र आ जाए तो एजी टांसले हो जाएंगे। दो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों, दो विभिन्न समुदायों के बीच का जो संक्रांति क्षेत्र है उसे इकोटोन कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का जनक किसे माना जाता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र का जनक एजी टांसले को माना जाता है। दोस्तों, ईजी नहीं है, एजी है, एजी टांसले। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो एक दिशीय होता है। 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? दोस्तों, यहाँ पर ये मिसप्रिंट हुआ है। 10% का जो नियम है वह आपके ग्रेगर जॉर्ज मेंडल ने दिया था। ठीक है दोस्तों, 10% का नियम पूछा जा चुका प्रश्न है। 10% का नियम जो है वह ग्रेगर जॉर्ज मेंडल ने दिया था। इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। ग्लोबल वार्मिंग की संज्ञा सर्वप्रथम किस ब्रिटिश पर्यावरणविद ने दी थी? तो ग्लोबल वार्मिंग की संज्ञा सर्वप्रथम वालेस ब्रोकर ने ग्लोबल वार्मिंग की सर्वप्रथम संज्ञा दी थी। पारिस्थितिकी तंत्र कैसा तंत्र होता है? तो दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र जो है वह खुला तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को दोस्तों जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। आया हुआ प्रश्न है। ये जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और आपके यूपी टेट में तो अवश्य ही आए हुए हैं, इसलिए आप इनको रट के अच्छे से 1-2 बार वीडियो देख के जाइएगा। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है? बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वह सागर अथवा महासागर का होता है। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं अतः उनको क्या कहा जाता है? तो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उनको स्वपोषी या ऑटोप्राप्त कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त हैं। तो दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त कौन से जीव होते हैं? सर्वाहारी जीव। लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? दोस्तों, लवणीय मृदा में उगने वाले जो पौधे होते हैं उनको हेलोफाइटा कहा जाता है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण, दोस्तों यहाँ पर मिसप्रिंट है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला जीव कौन सा है? तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला जीव आज रोटावेटर है। ठीक है दोस्तों, आज रोटावेटर। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? मरुस्थल में जो उगने वाले पौधे होते हैं उनको जीरोफाइटा कहा जाता है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? बिल्कुल रट के जाना दोस्तों, कई बार आया हुआ प्रश्न है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो वन संरक्षण अधिनियम दोस्तों 1980 में लागू किया गया था। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया?
कई बार पूछा गया, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया था। भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया? भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम सन 2002 में पारित किया था। संयुक्त राष्ट्र ने जैव विविधता दशक कब घोषित किया? तो दोस्तों जैव विविधता दशक जो है संयुक्त राष्ट्र ने 2011 से 2020 तक के समय को जैव विविधता दशक घोषित किया है। हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर, दोस्तों मायर नहीं है मायर है, तो नॉर्मन मायर ने 1988 में हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किया था। क्या होता है हॉटस्पॉट, किसके लिए इम्पोर्टेंट है, ये सब दोस्तों हम व्याख्यात्मक रूप से जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने दी थी? तो ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना दोस्तों जोसेफ फोरियर ने दी थी। कौन सा? जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना दी थी। भारत में कुल कितने जैव मंडल क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं? तो दोस्तों भारत में कुल जैव मंडल क्षेत्र 18 हैं। कितने हैं? 18। प्रवाल को किसकी संज्ञा दी जाती है? तो दोस्तों प्रवाल को उष्णकटिबंधीय सागरीय वन की संज्ञा दी जाती है। वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो वेटलैंड दिवस दोस्तों 2 फरवरी को मनाया जाता है। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ है? येलोस्टोन नेशनल पार्क दोस्तों अमेरिका में है। मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी होती है? तो दोस्तों मोटर कार और सिगरेट से निकलने वाली जो रंगहीन गैस है वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड पूछा हुआ प्रश्न है। वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य कौन करता है? तो वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य दोस्तों लाइकेन करता है। फ्रिज में कौन सी गैस भरी जाती है? ठीक है दोस्तों, तो फ्रिज में मैक्रोन गैस भरी जाती है। सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों से क्या हो सकता है? तो दोस्तों सूर्य से आने वाली हानिकारक जो परावैंगनिक किरणें हैं उनसे हमें स्किन से कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर, और इनसे हमारी रक्षा दोस्तों कौन करती है? ओजोन परत। डायनासोर का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मोंटाना को डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है। भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान में घड़ियाल की संख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों घड़ियालों की संख्या जो है वह भीतकर्णिका, जो कि उड़ीसा में राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें घड़ियाल की संख्या सबसे ज़्यादा है। कौन सा है? भीतकर्णिका। विश्व में हरित क्रांति का अगर जनक पूछा जाए, पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, तो विश्व में हरित क्रांति का जनक यदि पूछा जाता है तो नॉर्मन बोरलॉग होंगे, और यदि भारत में हरित क्रांति का जनक पूछा जाता है तो दोस्तों MS स्वामीनाथन। ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जो हैं वह चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र कुमार सिन्हा को कहा जाता है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों पक्षियों के स्वर्ग के नाम से केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है वह जाना जाता है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई में है। दोस्तों प्रश्न को 2 बार दोहराने का तात्पर्य मेरा यही है कि आपको कम से कम प्रश्न को अच्छे से देख लें और आपके माइंड में सेट हो जाए। यदि हूबहू प्रश्न आता है तो आप तुरंत टिक कर सकें। तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई में है। रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीवों को किस रंग के प्रश्न पर दर्शाया जाता है? तो दोस्तों
किस कलर से दर्शाया जाता है? तो गुलाबी कलर के रंग से दर्शाया जाता है। दोस्तों यूएनईपी रेड डाटा बुक को यूएनईपी जो है वो प्रकाशित करती है और जो भी संकटापन्न जीव होते हैं उनको गुलाबी कलर से दर्शाया जाता है रेड डाटा बुक में। सोलर कुकर किन किरणों से ऊर्जा अवशोषित करता है? तो दोस्तों सोलर कुकर जो है वह सूर्य की जो अवरक्त किरणें होती हैं, सूर्य की अवरक्त किरणों से सोलर कुकर जो है वो किरणों को ऊर्जा प्राप्त करता है। तो दोस्तों ये थे आपके 50 क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों यदि आपने एक बार वीडियो देख ली हो तो इसको दोबारा अवश्य देखिए और अच्छे से डबल स्पीड में करके एक बार ज़रूर देख लेना, जिससे आपको सब चीज़ कंठस्थ हो जाएगी और आपको एग्ज़ाम में इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको हमारी वीडियो यदि पसंद आई हो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और आप भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।